हेलो प्यारे बच्चों। सो इन द लास्ट क्लास हमने बेटा रोलिंग मोशन में किस तरीके से एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं वो देखा था। हमने देखा था कि फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ताकि रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द रोलिंग बॉडी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। फिर हमने उसका टाइम कैलकुलेट करना सीखा था कि कितने टाइम बाद बॉडी रोलिंग मोशन में आ जाएगी। हमने टाइम कैलकुलेट किया, साथ के साथ एंगुलर एस्केलेशन कैलकुलेट किया बॉडी का। यस बेटा, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज। यस, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें क्या है कि एक बॉडी दे रखी है, एक सॉलिड स्फीयर है और उसके सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड v0 है ना। साथ के साथ उस बॉल को एंगुलर स्पीड भी दी गई है v0 इक्वल अपॉन 2r। ठीक है। यस, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एंगुलर स्पीड इनिशियली बॉल के पास नहीं थी, देखना। यस बेटा, हमसे क्या पूछा गया है कि कितने टाइम बाद ये बॉडी जो है ये रोलिंग मोशन में आ जाएगी, प्योर रोलिंग के अंदर। सरफेस कैसी है, रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है। यस, अगेन हमारा बेसिक तरीका वही रहने वाला है। एक ट्रांसलेटरी इक्वेशन लिखेंगे, एक रोटेशनल मोशन के कारण इक्वेशन लिखेंगे। यस, फिर उसके बाद हम लोग टाइम और बाकी की चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। यस, मैं ये जानता हूँ कि इनिशियली अगर बॉल इस कंडीशन के अंदर है, सॉलिड स्फीयर इस कंडीशन में है, t बराबर 0 पे ऐसी कंडीशंस हमें दे रखी है। ठीक है। यस, ये बात हो गई t बराबर 0 के ऊपर, है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। t टाइम बाद क्या हो रहा होगा बेटा, वो देख लेते हैं। t टाइम बाद, है ना। यस, t टाइम बाद मान लो कि देखो, टी टाइम बाद बॉल जो है, एक ऐसा टाइम आया जब बॉल जो है प्योर रोलिंग के अंदर आ गई। ठीक है। यस, टी टाइम बाद पहले इनिशियली बॉल की स्पीड v0 थी और टी टाइम बाद ड्यू टू द फ्रिक्शन बॉल जो है वो प्योर रोलिंग के अंदर आ गई, है ना। यस, टी बराबर टी टाइम बाद बॉल जो है प्योर रोलिंग में आ गई। कौन लेके आएगा इसको प्योर रोलिंग के अंदर, देखते हैं। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव मोशन जो है वो जीरो होना चाहिए रोलिंग बॉडी का। तो देखते हैं। देखो, इनिशियली इसके पास कितनी स्पीड है, v0/2r। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर, ड्यू टू क्योंकि बॉल को इनिशियली एंगुलर स्पीड, ऐसे बॉल को घुमाकर स्पीड भी दी गई है, कितनी दी गई है, v0/2r। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास भी v0/2r स्पीड आ जाएगी। ठीक है। ओमेगा आर हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू आर, तो स्पीड हो जाएगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट v0/2। ठीक है। कैसे लिखी, ओमेगा आर से हमने लिख दी। साथ के साथ बॉल के पास क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड है, तो बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास एक स्पीड और होगी आगे की तरफ, दैट इज v0। ठीक है। यस, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देख पा रहा हूं कि आगे की तरफ बॉल के पास v0 स्पीड है, पीछे की तरफ v0/2 है। तो नेट मोशन बॉडी का किस तरफ हुआ, आगे की तरफ हुआ। कितना हुआ, v0/2 हुआ। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, बॉडी जो है, बॉडी का एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बॉडी की नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है, और अगर बॉडी के पास वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। सो डैट बॉडी को वो क्या कर सके, प्योर रोलिंग में ला सके। ठीक है। यस, देखते हैं। ये लगा हमारा बेटा फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या लगा, ये हमारा लग रहा है फ्रिक्शन। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम इजीली ऑब्जर्व कर पाए। मैं ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये मेरा फ्रिक्शन लगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, डेफिनेटली सरफेस, ग्राउंड और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। और मोशन अगर हो रहा है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इसका वैल्यू मैं जानता हूँ। यस, नॉर्मल यहाँ से ऐसे लगेगा और नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। तो म्यू n होता है फॉर्मूला, तो n का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा। ये बातें तो बताने वाली है ही नहीं। ठीक है। यस, n बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इस आगे वाली स्पीड v0 को घटाएगा और इसके टॉर्क को क्या करेगा, यस, इस बॉडी को टॉर्क प्रोवाइड करेगा।
और जैसे ही टॉर्क प्रोवाइड करेगा इसकी एंगुलर एक्सलेशन आएगा बॉडी में, एंगुलर एक्सलेशन आएगा तो ओमेगा को बढ़ाएगा। ओमेगा को कब तक बढ़ाएगा? तब तक बढ़ाएगा ताकि आगे वाली स्पीड और एंगुलर स्पीड के कारण जो टेंजेंशियल स्पीड आएगी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये वाली स्पीड किसके कारण आई थी? रोटेशन के कारण आई थी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? इस बॉडी को घुमाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह से ओमेगा जो था ओमेगा बढ़ेगा और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है तो इस स्पीड को घटाएगा भी। आगे की स्पीड को घटाएगा तो V0 घटेगी, साथ के साथ ओमेगा बढ़ेगा। ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए ये। यस, तो हमने देखा कि फ्रिक्शन दो काम कर रहा है यहाँ पे। फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि सर एक तो V0 को घटाएगा और ओमेगा को बढ़ाएगा, ठीक है। कब तक ऐसा होने वाला है? तब तक कि बॉडी क्या ना आ जाए? प्योर रोलिंग के अंदर ना आ जाए। A time will come when the body will come into pure rolling. At that time आगे वाली स्पीड v है ना, और ओमेगा जो है ओमेगा के कारण यहाँ पे जो स्पीड होगी वो बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब एट प्योर रोलिंग, ये जो कंडीशन है हम बना रहे हैं, एट प्योर रोलिंग में बॉडी पहुंच गई, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। बॉडी क्या पहुंच गई? प्योर रोलिंग में पहुंच गई, ठीक है। प्योर रोलिंग में पहुंचते क्या होगा आगे की तरफ? तो मैं जान ही रहा हूं कि v स्पीड होगी लेट से, क्योंकि फ्रिक्शन ने वैल्यू घटाई तो अब V0 नहीं रहेगी, घटते घटते लेट से v स्पीड आ गई। और ओमेगा भी पहले जितना नहीं रहेगा, क्योंकि इसने ओमेगा को फ्रिक्शन ने क्या किया? एंगुलर स्पीड बढ़ाई। तो एक पॉइंट आया दैट इज एट प्योर रोलिंग, आगे की स्पीड और पीछे की स्पीड बराबर हो जाएगी, दैट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा वाली कंडीशन पहुंच गई। दैट इज ओमेगा को मैं ऐसा लिख सकता हूं v/r, ठीक है। ऐसा तभी लिख पाते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा, तभी लिख पाते हैं जब क्या हो? बॉडी प्योर रोलिंग में पहुंच जाए। यस, हमने मान लिया है कि एट t बराबर t पर बॉडी क्या पहुंच चुकी है? प्योर रोलिंग के अंदर आ चुकी है, ठीक है। ये तो बात हो गई। और इसके बाद में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन जो है बॉडी के ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी प्योरली रोलिंग कंडीशन में आ गई है। तो उसके बाद फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी क्या करेगी? बॉडी रोल करते हुए आगे जाएगी प्योर रोलिंग के साथ। यस, तो इक्वेशंस बनाते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। एक तरीका तो जो हमने फर्स्ट मेथड सीखा था, फिर दूसरा तरीका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दोनों ही तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यस, तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर एक तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं। देखो, मैं अलग से एक और डायग्राम बना लेता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। बेटा ये मेरी बॉडी, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स रिप्रेजेंट कर दूं, कर देते हैं यार। फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ एंड दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कितना लग रहा है? तुम बोलोगे सर म्यू mg लग रहा है, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, बाकी का नॉर्मल और mg लग रहा है। चाहो तो रिप्रेजेंट कर लो, हमें तो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन से मतलब है। इस फ्रिक्शन फोर्स ने क्या प्रोवाइड किया होगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया होगा। कितना? a इक्वल्स टू यस एफ के इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, म्यू mg इज इक्वल्स टू ma हो गया, तो a इज इक्वल्स टू म्यू g आ गया, ठीक है। यस, ये a है। क्या है ये a। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। यस, अब साथ के साथ ये तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के कारण इक्वेशन आ गई। अब रोटेशनल मोशन के कारण देखें। यस, अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं यार, ठीक है। यस, इस काइनेटिक फ्रिक्शन ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या प्रोड्यूस किया होगा? टॉर्क। बॉडी को कैसे घुमाया होगा? देखो, बॉडी को ऐसे घुमाया होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये मेरा सेंटर ऑफ मास, फोर्स ने इसको ऐसे घुमाया, इस तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस किया, है ना। यस, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी के पास अल्फा आ गया, ठीक है बेटा। जिस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसी डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन मान लिया। लिख लेते हैं इक्वेशन। यस, इक्वेशन लिखते हैं एफ के इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r क्रॉस f करूंगा तो भी डायरेक्शन वही आने वाली है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r इज इक्वल्स टू आई अल्फा इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा,
ठीक है, यस। सॉलिड स्फीयर हमें दे रखा है, सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है, तुम बोलोगे सर 2/5 mr² होता है इंटू अल्फा। ये कितना है, म्यू mg इंटू आर। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली कितना बचेगा, अल्फा इक्वल्स टू 5/2 g अपॉन आर। यस बेटा, ये मेरे पास आ गया 5/2 g अपॉन आर, ये मेरे पास अल्फा आ गया। यस, अल्फा मेरे पास आ गया है, एक्सेलरेशन भी मेरे पास आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है। क्या कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ करके एक बार ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, एक बार रोटेशन मोशन के लिए अप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं यार। देखो सबसे पहले हम लोग ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल एंगुलर स्पीड v/r हो गई, इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी थी, v0/r थी, v0/2r थी सॉरी, प्लस अल्फ़ा कितना है 5g/2r इंटू टी। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। एक इक्वेशन तो ये आ गई, आर कैंसिल आउट हो रहा है, यस आर कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है यस 2v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 5g इंटू टी। यस, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड v है, टाइम के टर्म्स में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो v इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड v, इनिशियल स्पीड v0, एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे की तरफ है, माइनस का म्यू जी इंटू क्या किया, टी किया। ठीक है, यस, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हो गई। यस, 2 से इंटू कर कर कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। यस बेटा, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर कुछ आंसर हमारे पास आ ही जाएगा फाइनली। देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो ध्यान से, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं टाइम की वैल्यू निकाल सकूँ। निकाल लेते हैं यार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 2v और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं साथ के साथ, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यस, 2v कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 2v0 और प्लस v0, तो माइनस का v0 बच जाएगा। ठीक है, यस, माइनस का 2v0 प्लस का v0, तो माइनस का v0 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हमारे पास प्लस का 2 म्यू जी टी हो गया और प्लस 5 जी टी हो गया, तो ये 6 म्यू, सॉरी म्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं आया, अल्फ़ा में म्यू नहीं आया, म्यू रह गया हमारे पास। देखो ये म्यू हमारे पास आएगा और ये म्यू जी बन जाएगा। ठीक है, यस, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, म्यू जी। ठीक है, इधर नहीं आएगा, यस, तो ये म्यू भी आएगा साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का म्यू जी और 5 म्यू जी, टोटल 6 म्यू जी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यस, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, करनी पड़ेगी यार। फाइनली क्या आ गया हमारे पास, देखो 6 म्यू जी टी इज इक्वल्स टू v0 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। यस, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v0/6 म्यू जी आ गया। ये हमारे पास टाइम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, टाइम की इक्वेशन मेरे पास आ गई है, टाइम की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा है ना इसके अंदर, और मेरे पास फाइनल स्पीड v आ जाएगी। यस बेटा, नोट करें यहाँ तक पहले। यस बेटा, आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। हमने ना एक मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन, इधर है ना 5 म्यू जी टी हो गया और 2 से इंटू किया तो ये 7 आ जाएगा,
ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यार, ये जो है ना ये कर लेना 7, ठीक है। यस, इसको करना प्लस का 7 म्यू जी टी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, इसको रब कर लेते हैं और टाइम मेरे पास आ जाएगा, कर लेना कैलकुलेशन यार। तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू, ये 0 है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो टाइम आ जाएगा V0 बाय 7 म्यू जी। यस, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। यस, ये मेरे पास टाइम आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो फाइनल स्पीड निकालनी है। फाइनल स्पीड निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी वाली में, v इक्वल्स टू V0 माइनस म्यू जी टी। प्रॉपरली कर ही लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। म्यू जी टी, ठीक है। यस, V0 हमारे पास V0 है, म्यू जी है, और टाइम का वैल्यू ये रहा V0 बाय 7 म्यू जी, ठीक है। 7 म्यू जी, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस, हो रहा है। क्या कैंसिल कर सकते हैं? म्यू जी कैंसिल आउट कर सकते हैं। फाइनली मेरे पास क्या बच जाएगा? फाइनली मेरे पास रह गया, देखो V0 माइनस V0 बाय 7, तो ये कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 6 V0 बाय 7 हो गया, ठीक है। यस बेटा, ये मेरे पास आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बेटा दूसरे तरीके से करने वाले हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। यस, थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग के तो तुम्हें कैलकुलेटिव लगे, है ना, लेकिन बस दिमाग में यही होना चाहिए कि जब भी बॉडी के ऊपर केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लगे और कुछ स्पीड देके बॉल को छोड़ दिया गया है, चाहे से वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो या एंगुलर स्पीड दे रखी हो बॉल को, तो उस कंडीशन में हमें ये स्टेप्स फॉलो करनी है। ब्रेन में प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें अपने आप तुम्हारे ब्रेन में प्रोसेस होने लगेगा क्वेश्चन। लेकिन ये चीज़ें आएंगी कैसे? केवल और केवल प्रैक्टिस से आएंगी, है ना। यस, एनसीईआरटीज़ में भी इस तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमें दिख जाएंगे। यस, देखो बेटा दूसरा तरीका देखो इसको करने का, है ना। मैं दूसरा तरीका इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्ट तरीका है। हमारे पे क्या था, इस तरीके से ये बॉल थी, है ना, ये, और इसके ऊपर ये हमारी बॉडी हुई, ठीक है। यस, t बराबर 0 के ऊपर कंडीशन क्या थी? बॉल के पास V0 स्पीड थी, साथ के साथ बॉल के पास एक एंगुलर स्पीड भी दे रखी थी बॉल को, V0 बाय 2r, ठीक है। यस, ये कंडीशन थी। क्या था ये एक सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था जिसका मास m था और रेडियस r थी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन दे रखी थी। हमने देखा कि t बराबर 0 पे ये था, और t टाइम बाद क्या हो रहा था, बॉडी जो है प्योर रोलिंग के अंदर आ रही थी। ये देखो, ये बॉडी किस में आ गई? अब t टाइम बाद बॉडी प्योर रोलिंग के अंदर आ गई, ठीक है। चलते हुए बॉडी जो है प्योर रोलिंग के अंदर आ गई। अब इसके सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड v हो गई, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया? ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r हो गया, ठीक है। चाहो तो इधर लिख सकते हो, ओमेगा की वजह से जो इस पॉइंट को टेंजेंशियल स्पीड मिलेगी वो r ओमेगा मिलेगी पीछे की तरफ, और सेंटर ऑफ मास की वजह से आगे की तरफ स्पीड मिली v। आई होप ये बात तो क्लियर हो गई होगी। यस, और बॉडी किस में आ गई है? प्योर रोलिंग में आ गई है। इस पॉइंट पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। अब हमें क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। यस, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। किस पॉइंट के अबाउट करेंगे? मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। क्यों होता है देख लें, समझ लें इस बात को वापस से एक बार। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन यहाँ से पास हो रहा है, यस, साथ के साथ नॉर्मल भी यहाँ से ही पास हो रहा है, और mg भी इसी लाइन के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। यस, mg इसी लाइन से तो पास होगा, यानी ये वो एक्सिस है जिससे सारे के सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं। और अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सारे उसी एक्सिस से पास करें तो हम जानते हैं कि उस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा वो 0 आएगा। देखो, ये मेरे एक्सिस हो गई, और इसी एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स mg का भी पास हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन का भी पास हो रहा है, और नॉर्मल का भी पास हो रहा है। इसका मतलब इन तीनों के कारण इस ए पॉइंट के अबाउट, है ना, एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? 0 आएगा। ओ पॉइंट ले लो, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, अब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई। कैसे करेंगे? मैंने सिखाया था कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो,
आर वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा। ओ पॉइंट के अबाउट इस स्पीड के कारण ये बॉडी के का एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। देखो ओ पॉइंट ये रहा और वी नॉट ये रहा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, आर क्रॉस वी। हाथ राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हो। आर वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, अंदर की तरफ आएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो मैंने लिखा इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, मैंने लिखा कितना लिखोगे, एम वी नॉट आर, ठीक है, यस, ठीक है, आर कैपिटल ले लो, एम वी नॉट आर, ठीक है, बात क्लियर होगी होगी। डायरेक्शन भी लिखें, किस डायरेक्शन में आ रहा है, अंदर की तरफ, तो क्रॉस लिया, प्लस रोलिंग बॉडी का भी लिखना होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, आई ओमेगा होता है रोलिंग बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास। इनर्शिया कितना सॉलिड स्फीयर का, तुम बोले 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, यस। ओमेगा कितना है, v0/2r, v0/2r। ये लो भैया जी, इसका भी कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो ये कितना हो गया, क्रॉस हो गया, बराबर बराबर। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगेन वही करना है, सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यस, कैसे करेंगे, आर क्रॉस वी, अगेन इस तरीके से अंदर की तरफ, एम वी आर, ठीक है, अंदर की तरफ, प्लस 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 इस एंगुलर स्पीड ओमेगा के कारण देखो कितना आएगा, एम आई ओमेगा होगा, है ना, यस। इस एंगुलर स्पीड के कारण सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आ जाएगा, आई ओमेगा आएगा, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज v/r, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी मैंने। सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, देखो अंदर की तरफ आ रही है, तो क्रॉस लगाएंगे। सबकी डायरेक्शन सेम आ रही है, सबकी डायरेक्शन सेम है, सब ऐड होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। कर देते हैं ऐड यार। ये कितना, mv0r, ठीक है, यस, प्लस r से r कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2/5 mv0r बराबर क्या बचा, mvr प्लस क्या बचा, यस, r से r कैंसिल हो गया, 2/5 mvr हो गया, ठीक है बेटा, यस। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फाइनली कितना आंसर आता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 5 और 6 mv0r/5, ये आ गया। और इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 7 mvr/5, ठीक है, यस। कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ, यस हो रहा है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, मास से मास कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया। फाइनली एक लाइन में मेरे पास आंसर आ चुका है, कितना आ गया है, 6v0, ठीक है। कितना आंसर आया बेटा, देखो हमारे पास आंसर आ गया है 6v0/7 आ गया है, इज इक्वल्स टू v आ गया है। यस बेटा, सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। और किसी को अगर इसी से वो भी कैलकुलेट करना हो टाइम, तो टाइम के लिए अगेन वही इक्वेशन v इक्वल्स टू v0 प्लस 80 यूज़ कर लेना, ठीक है। फाइनल स्पीड हमारे पास आ गई है 6v0 कितना आ गई है, 7 आ गई है। v0 मुझे इनिशियल स्पीड दे रखी थी -μg/t। सॉल्व कर लो यार, इसको आ जाएगा तुम्हारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से, यस, v0/7 μg आ जाए, ये तुम्हारा टाइम आ गया, ठीक है, यस। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना ज़्यादा आसान है इस तरह से 3-4 इक्वेशंस लगाने से, है ना। देखो आंसर्स रिजल्ट्स वही मिल रहे हैं, v0 हमारे को क्या रिजल्ट मिला था, आंसर कहाँ लिखा था, आंसर हमने ये रहा, 6v0/7, और यहाँ पे भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है 6v0/7, ठीक है, यस बेटा, नोट करो इसको। अब हम लोग है ना कंक्लूड कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से फ्रिक्शन एक्ट करता है, मैं उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। देखो हम लोग ये जानते हैं, सबसे पहले हमारे एक सरफेस ले लेते हैं, ये हमारी मान लो कि बॉडी है, ठीक है, और ये हमारी सरफेस है, और इस सरफेस को अगर हमने मान लो कि बॉडी को स्पीड दी आगे की तरफ v, ठीक है, यस, केस 1 ले लेते हैं, या फिर
पॉइंट नंबर 1 डाल लो इसको, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, अभी तक जो सिखाया गया है वो अप्लाई कंक्लूड हो जाए। ठीक है, v दे दी, साथ के साथ तुम्हें एंगुलर स्पीड ओमेगा दे दी, और इस तरीके से दिया है ओमेगा कि v बराबर r ओमेगा तुम्हें दे रखा है। सरफेस कैसी है? सरफेस है स्मूथ। ठीक है, यस यस। बॉडी क्या करेगी? डेफिनेटली प्योर रोलिंग करेगी, है ना। v इक्वल्स टू r ओमेगा है, प्योर रोलिंग करेगी। ये बात तो तुम्हें इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि बॉडी जो है v इक्वल्स टू r ओमेगा स्पीड है बॉडी के पास। ठीक है, यस। v आगे की तरफ है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है इसके पास। अब इस बार सरफेस क्या है? इस बार सरफेस रफ है। सरफेस कैसी है? रफ है। और बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं देख पा रहा हूँ, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की तरफ स्पीड v होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड है, और इसके रोटेशनल मोशन के कारण इसके पास, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास r ओमेगा भी होगी। देख पा रहा हूँ कि v इक्वल्स टू r ओमेगा दे रखा है मुझे, ये दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा, रिलेटिव मोशन 0 होगा, तो इस केस में फ्रिक्शन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा बॉडी के ऊपर अगर बॉडी इनिशियली प्योर रोलिंग, तुमने एंगुलर स्पीड इस तरीके से दी है कि ये v इक्वल्स टू r ओमेगा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और बॉडी अगर रफ सरफेस पे है तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। ये नई बात नहीं, हमने अभी क्वेश्चन में देखी थी कि बॉडी जैसे ही प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन 0 हो गया। फिर ठीक है, तीसरा केस देखते हैं, है ना। तीसरा केस देखते हैं बेटा, इधर बना लेते हैं। अगर ऐसा केस है तो, अगर ऐसा केस है, मान लो कि बॉडी है और बॉडी को स्पीड, बॉडी के पास स्पीड v और एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और v ग्रेटर देन r ओमेगा है। इस बार क्या है? स्पीड ज़्यादा है r ओमेगा से। फिर क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फोकस करो, आगे की तरफ स्पीड v है, पीछे की तरफ r ओमेगा है। ठीक है, यस। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इस बार v ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में? r ओमेगा के कंपैरिजन में। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बॉडी जो है क्या करेगी? यस, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव मोशन होना चालू हुआ, किस डायरेक्शन में? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? क्योंकि v बड़ा है तो नेट स्पीड आगे की तरफ आई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉडी आगे खिसकेगी, ये पॉइंट आगे खिसकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ पे? पीछे की तरफ लगेगा। और ये केस भी मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, ये भी किया था, जहाँ जब क्या था? v बड़ा था r ओमेगा से। यस। सरफेस कैसी थी? सरफेस रफ थी। ठीक है, और अगर सरफेस यहाँ पे मान लो कि अगर ऐसा केस होता तो, अगर ऐसा केस होता तो ये तो बात हो गई v ग्रेटर देन ओमेगा की, और अगर v क्या होगा? लेस देन r ओमेगा होगा, और सरफेस रफ है। सरफेस कैसी है? अगेन रफ है ना। उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर क्या होगा वो देखें। उस केस के अंदर ये मैं देख पा रहा हूँ, बॉडी के पास स्पीड v आगे की तरफ, एंगुलर स्पीड ओमेगा दी है, इस तरीके से दी है कि स्पीड आगे की स्पीड कम है r ओमेगा से। कहने का मतलब तुम्हारा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके पास स्पीड आगे की तरफ v है, पीछे की तरफ जो स्पीड है वो r ओमेगा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि v कम है r ओमेगा से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव मोशन कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा। ठीक है, यस। पीछे की तरफ होगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इस पॉइंट पर आगे की तरफ होगा, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में कब होगा? जब है ना एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी और स्पीड ये ट्रांजिशनल यानी सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो होगी वो कम होगी, और एंगुलर स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। उसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ कि एंगुलर स्पीड ज़्यादा कब होती है। तो जैसे मान लो कि तुमने एक व्हील ले लिया, है ना, या फिर एक छोटी सी चक्री ले लो, और उसके ऊपर तुमने खूब सारा धागा लपेट लिया, है ना, पकड़कर एकदम से खींच दो उसको। जब तुम धागे को एकदम से खींचोगे तो उसके पास क्या आएगी? एक बहुत ज़्यादा हाई एंगुलर स्पीड आ जाएगी, और वो किससे ज़्यादा होगी? इसकी सेंटर ऑफ मास की स्पीड से ज़्यादा होगी, है ना। बॉडी घूमेगी ज़्यादा, आगे मूव कम करेगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो रहा है? आर ओमेगा ज़्यादा मतलब क्या है कि ये पॉइंट, ये बॉडी जो है वो घूम ज़्यादा रही है, स्लिप आगे कम कर रही है। ठीक है, यस, इस तरीके से बोल सकते हैं। चले आगे, यस। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। फिफ्थ केस देखते हैं। ठीक है, यस। फिफ्थ, नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। और अगर मान लो कि v
लेस देन आर ओमेगा है या फिर v ग्रेटर देन आर ओमेगा है, लेकिन तुमने ऐसी स्पीड दे दी, दोनों केसेस हैं, और बॉडी इस बार स्मूथ है, स्मूथ सरफेस पे, सरफेस लेकिन स्मूथ ले ली, स्मूथ सरफेस के ऊपर तुमने ऐसा किया कि स्पीड जो है यानी कि v स्पीड जो है सेंटर ऑफ मास के पास वो एंगुलर स्पीड से कम है या फिर ऐसी कंडीशन से, इस कंडीशन के अंदर बॉडी स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, फिर बॉडी प्योर रोलिंग में भी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके अंदर रोलिंग बॉडी विल नॉट अंडरगो प्योर रोलिंग, बॉडी रोलिंग मोशन तो करेगी लेकिन प्योर रोलिंग नहीं करेगी, ठीक है। यस, ये वाली बात, इस तरह की बात होगी, बॉडी विल नॉट अंडरगो प्योर रोलिंग। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। यस, स्मूथ सरफेस पे अगर इस तरह की कंडीशंस को डेवलप करके बॉल को देते हो तो बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डेफिनेटली फ्रिक्शन तो लग ही नहीं सकता है क्योंकि सरफेस स्मूथ है। उस कंडीशन में क्या होने वाला है, बॉडी रोलिंग मोशन तो करेगी लेकिन प्योर रोलिंग नहीं करेगी, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। यस, इन 5 केसेस से मैंने हर एक पार्ट तुम्हारा डिस्कस कर लिया जो अभी तक हमने पढ़ा था, ठीक है। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बॉडी अभी तक तो क्या कर रही थी, बॉडी के ऊपर देखो केवल और केवल बाहर से एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा था बॉडी के ऊपर, केवल और केवल एक फ्रिक्शन फोर्स सरफेस प्रोवाइड करा रही थी, ठीक है। और उस कंडीशन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने निकालना सीखा, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाले हैं अदर देन फ्रिक्शन, ठीक है। और फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो करते हैं, ऐसा बोल सकते हो क्वेश्चन बोल सकते हो, है ना, या फिर बोल सकते हो कि बेसिकली ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, एक बॉडी ले रहा हूँ मैं इस तरीके से, ये मान लो कि ये मेरी सरफेस होगी, यार सरफेस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है हमारी, स्ट्रेट हो गई, है ना। और इस सरफेस के ऊपर हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक बॉडी ली हमने, ये हमारी बॉडी होगी, है ना। और इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ये सरफेस जो है वो मान लो कि रफ है ना, रफ सरफेस है, और इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स कैसे लगा रहा हूँ वो समझे, फोर्स मैं इसके ऊपर टेंजेंशियली लगा रहा हूँ, एफ फोर्स ऐसे। बॉडी का मास m है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है। यस, बॉडी का मास m है, रेडियस मास m, रेडियस r ले लेते हैं, और सरफेस कैसी ली गई है, रफ ली गई है। अच्छा, जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मुझे क्या पता करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पता करना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले ये एक्सटर्नल फोर्स करेगा क्या एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो समझे। एक बात तो मेरे को समझ में आती है कि सर एक्सटर्नल फोर्स ने एक ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा, सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा। सिंपल बात है, अगर कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके पास क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यस, उसी एक्सेलरेशन से सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ भागेगा, यही तो बात कहना चाह रहे हो। यस, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यस, सेंटर ऑफ मास तो केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन करता है, केवल और केवल सीधे सीधे चलता है, जैसे मैंने दिखाया था वीडियो के अंदर भी, ठीक है। यस, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। कहने का मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आगे की तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा, ACM होगा, बिल्कुल ठीक है। बॉडी के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, हमने सिर्फ एक फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। यस, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ आ गया, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इस पॉइंट के बारे में, अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का आगे की तरफ आ गया है तो साथ के साथ ये एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर टॉर्क भी प्रोड्यूस करने वाला है। कैसे करेगा, ये एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी को ऐसे घुमाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट,
ठीक है, यस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इंटू कैसे प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एफ एक्सटर्नल इंटू आर, ठीक है, आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू आई अल्फा कर दिया, ठीक है, यस। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया। कितना आ गया, तुम बोले सर एक्सटर्नल फोर्स इनटू आर डिवाइडेड बाय आई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है, यस बेटा। अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर ऑफ मास के पास आगे की तरफ एक्सेलरेशन आया ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, और इस फोर्स ने एक टॉर्क भी प्रोड्यूस किया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसके कारण इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी डेवलप हुआ, ठीक है। मान लेते हैं इस टॉर्क के कारण, जो इस फोर्स ने डेवलप किया सेंटर ऑफ मास के कारण, उसकी वजह से इस पॉइंट के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया अल्फा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन इस पॉइंट का आया अल्फा आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा इस पॉइंट को, यस, रोटेशन के कारण इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बोलेंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा वो अल्फा इंटू आर मिलेगा, ठीक है, यस। सरफेस कैसी है, रफ है। अब डिसाइड करने वाले हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। पहली कंडीशन देखें, पहली कंडीशन ये बनती है कि अगर अल्फा आर बराबर ए सी एम हो गया, ठीक है, अगर अल्फा आर ए सी एम के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में बॉडी किस में आ जाएगी, बॉडी प्योर रोलिंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है, यस। बॉडी प्योर रोलिंग में आ गई, और प्योर रोलिंग में आएगी बॉडी, यस। तो अल्फा आर इक्वल्स टू ए सी एम हो गया है। फ्रिक्शन फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट है बेटा, नो। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस इज जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल अगर ये इसके बराबर हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी बॉडी को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जीरो आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट देखें, ठीक है, ये चर्चा तो हमने कर भी ली थी, क्योंकि बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस में आ गया बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, और जैसे ही रेस्ट में आएगा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, अगर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सर एसीएम अगर बड़ा हुआ अल्फा आर से, उस कंडीशन में क्या होगा, और तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर एसीएम छोटा हुआ अल्फा आर से, ठीक है, एसीएम छोटा हुआ अल्फा आर से, ये तीन कंडीशन से तो बनती है। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आर से, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में डेफिनेटली एसीएम जो है वो बड़ा है, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन उसको एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा ताकि वो एसीएम के बराबर हो जाए, है ना, यस। और फ्रिक्शन कंटिन्यूसली एक्ट करता रहेगा ताकि बॉडी प्योर रोलिंग के अंदर कंटिन्यू करती रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन कुछ देर के लिए लगा फिर जीरो हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन कंटिन्यूसली एक्ट करता रहेगा ताकि वो अल्फा आर को मेंटेन कर सके, किसके बराबर, एसीएम के बराबर, है ना। और बॉडी क्या करती रहेगी, बॉडी प्योर रोलिंग में कंटिन्यू करती रहेगी, बट फ्रिक्शन फोर्स भी लगता रहेगा, ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब यह है कि फ्रिक्शन फोर्स इस कंडीशन में कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक। मैंने बोला कि बॉडी प्योर रोलिंग में आ जाए, इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये हम लोग जानते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस तरीके से फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा ताकि बॉडी प्योर रोलिंग के अंदर आ जाए। क्योंकि एसीएम बड़ा है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली लगता रहेगा ताकि वो एसीएम के साथ बैलेंस कर सके अल्फा आर को, है ना। अब जैसे ही डेफिनेटली बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर बात करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस में रहेगा, बॉडी प्योर रोलिंग में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहेगा, और अगर रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में होती है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। चाहो तो लिख लो,
फ्रिक्शन जो है विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करा। यस, और कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा, इसलिए फ्रिक्शन। और F इज इक्वल्स टू एफ फ्रिक्शन विल बी म्यू के बराबर होगा, ठीक है। यस, और FS लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं जब एसियम जो है वो छोटा हुआ, अल्फा आर बड़ा हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, समझने की कोशिश करो यार, मिटा देते हैं इसको। यस, उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? एसियम बड़ा छोटा है, अल्फा आर बड़ा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सक्रेशन क्या है? कम है। तो फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा? फ्रिक्शन एसियम की वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन को घटाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा? फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगा, देखो है ना। जब फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट करेगा तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल प्लस F इज इक्वल्स टू M हो जाएगा, यानी टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी बढ़ जाएगा, एसियम बढ़ जाएगा, ठीक है। यस, अब पहले केवल एक फोर्स एक्ट कर रहा था, अब दो फोर्सेस एक्ट करेंगे और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि एसियम किसके बराबर आ जाए? अल्फा आर के बराबर आ जाए, ठीक है। और बॉडी किस में रोल करेगी? प्योर रोलिंग में रोल करेगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, फ्रिक्शन कंटिन्यूसली एक्ट करता रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, नहीं, जब तक कि बॉडी प्योर रोलिंग में तब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता रहेगा, ठीक है। यस, तो चाहो तो लिख लो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन में लिख दिए फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और अगेन कैसा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी यार, है ना। बस छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है कि अगर एसियम अल्फा आर के बराबर है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा। प्योर रूलिंग के लिए कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी अपने आप प्योर रूलिंग के अंदर कंटिन्यू करने वाली है। फिर सेकंड केस हमने देखा कि अगर एसियम जो है वो ज़्यादा बड़ा है अल्फा आर से, तो फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया ताकि बॉडी क्या कर सके? प्योर रोल कर सके। और प्योर रोल करने का मतलब यहाँ पे यह है कि एंगुलर एस्केलेशन को बढ़ा सके, और इस तरीके से फ्रिक्शन एंगुलर एस्केलेशन को बढ़ाएगा ताकि वो अल्फा बराबर एसियम हो जाए, ठीक है। जब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा बॉडी प्योर रोलिंग कंडीशन में कंटिन्यू करती रहेगी, ठीक है। यस, अब सवाल ये हो सकता है कुछ बच्चों का कि सर अगर यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिला, मान लो कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा चाहिए हमें और इस सरफेस ने वैल्यू जो है सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, यानी फ्रिक्शन म्यू एन से ज़्यादा चाहिए इस बॉडी को रोल कराने में, उस कंडीशन में क्या होगा? फिर उस कंडीशन में बॉडी बेटा प्योर रोलिंग में नहीं आने वाली है, फिर बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सुने ध्यान से। अगर ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए और इतनी चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों चाहिए? ताकि बॉडी को प्योर रोल करवा सके। और मान लो कि ये सरफेस जो है वो ज़्यादा रफ नहीं है, वो कम से रफ है, उस कंडीशन के अंदर ये बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग में नहीं आ पाएगी। और प्योर रोलिंग में नहीं आ पाएगी तो फिर क्या होने वाला है? बॉडी के यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन जनरेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और बॉडी के ऊपर क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये कुछ बातें हैं जो हमें फ्रिक्शन के से इस कंडीशन में याद ध्यान रखनी है कि जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो हमें इस तरीके से उस सवाल को अप्रोच करना है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल की हेल्प से हम लोग देखेंगे, नोट करें इसको। यस बेटा, अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखें, देखो एक रिजिड बॉडी है, इसका मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है और ये इस सरफेस के ऊपर रोल कर रही है। सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है। हमें फोर्स F इस तरीके से लगाना है, इसके ऊपर x डिस्टेंस के ऊपर फोर्स F लगाना है सच दैट बिना फ्रिक्शन की ये बॉडी जो है इस रफ सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग कर पाए।
यस, हम लोग कंडीशन जानते हैं कि अगर हमने इस तरीके से फोर्स लगाया सच दैट इस फोर्स के कारण होगा क्या, पहले वो समझते हैं। इस फोर्स के कारण देखो, एक तो इस फोर्स के कारण इस सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा ACM, ठीक है, यस, एक तो ये होने वाला है। साथ के साथ ये जो फोर्स है ये एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यस। मान लेते हैं कि इसने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया उसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास के पास आ गया अल्फा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पास अल्फा है, तो पार्टिकल, बॉडी के हर एक पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर फोकस करने वाला है। ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर सेंटर ऑफ मास के पास इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आया ACM, तो इसके पास भी कितना आएगा, तुम बोलोगे सर ACM आ जाएगा। साथ के साथ इसने टॉर्क प्रोड्यूस किया, उसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन आया, एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इक्वल्स टू अल्फा आर आ गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने फोर्स इस तरीके से लगाया सच दैट ACM और अल्फा आर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस कंडीशन में मुझे बिना फ्रिक्शन के मैं इस बॉडी को क्या करूँगा, प्योर रूलिंग करवा पाऊँगा, ठीक है। हमें वो x ही फाइंड आउट करना है कि इस x को कितने डिस्टेंस सेंटर से कितना ऊपर लगाऊं सो डैट बॉडी क्या करे, बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग कर पाए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशंस लिखेंगे, बेसिक इक्वेशंस। पहली इक्वेशन F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, देखो केवल और केवल बॉडी के ऊपर आगे की तरफ F फोर्स लग रहा है। मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल नेट फोर्स कितना लगा, आगे की तरफ F लगा, उसको कितने के बराबर पुट कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। साथ के साथ दूसरी इक्वेशन टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क की इक्वेशन देखो कैसे आएगी, इस F फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये देखो, ये मेरा सेंटर ऑफ मास, इस फोर्स ने इस बॉडी को कैसे घुमाया, इस तरीके से घुमाया, दैट इज क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात, यस। तो लिख लेते हैं आर टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर, ये मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक्स आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बराबर क्या करेंगे, आई अल्फा करेंगे। आई इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बॉडी का इनर्शिया मान लेते हैं आई है, कितना मान लेते हैं आई, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग टॉर्क इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनर्शिया भी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेंगे। हमने ले लिया, इनटू अल्फा करा, ठीक है। यस, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा का वैल्यू आएगा XF डिवाइडेड बाय ICOM। एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं यार, सॉरी कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, देखो यार, यस। अब हमें क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, यस। अभी रिलेट करते हैं इसको, XF इक्वल्स टू ICOM आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है तो अल्फा आर इक्वल्स टू ACM होगा, ठीक है। हमने फोर्स इस तरीके से एक्स डिस्टेंस पे लगाया ताकि ACM अल्फा आर के बराबर आ जाए, सो डैट स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी पे कितना लगे, 0 लगे। विदाउट फ्रिक्शन जो है बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग के अंदर है। तो मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू उठाई, XF डिवाइडेड बाय ICM इनटू क्या किया आर। ACM कितना है, ACM मैं देख पा रहा हूँ F बाय कितना है M। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस, F से F, M से M कैंसिल नहीं हो रहा है, यस बेटा, केवल और केवल F कैंसिल आउट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, X का वैल्यू मेरे पास आ रहा है ICOM डिवाइडेड बाय मास इनटू रेडियस। बेटा ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, यस। इस एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है मैं तुम्हें थोड़ा फील करवा देता हूँ। देखें, अगर ये मान लो कि ये एक रिंग हुई और रिंग के मैं इधर एक डिवीज़न क्रिएट कर लेते हैं आराम से, यस बेटा, यस। देखो मान लो कि एक रिंग थी, है ना, रिंग के
ऊपर मैं कहाँ पर फोर्स लगाऊं, ये मान लो कि मेरी रिंग हो गई, भयानक रिंग बनी हमारी। ओ हो, मान लो यार ये रिंग है ना, वैसे तो रिंग अच्छी नहीं बनी, वापस ही बना लेते हैं, रुको एक सेकेंड। यस यस, ये हमारी रिंग हो गई, ठीक है। यस, इस रिंग में ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मुझे रिंग पे फोर्स लगाना है, इस तरीके से लगाना है सो डैट इफ रफ सरफेस के ऊपर, इस रफ सरफेस के ऊपर बॉडी बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग करे, बिना फ्रिक्शन के प्योर रोलिंग कर पाए। मुझे वो एक्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है फॉर रिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर रिंग के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यस, सिंपल यूज़ कर लेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू, रिंग के लिए इनर्शिया क्या होता है, तुम बोलोगे mr² होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय mr। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर r आ जाएगा। यानी कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू, अगर मैं x इज इक्वल्स टू r के ऊपर, x इज इक्वल्स टू r के ऊपर मैं अगर फोर्स लगाऊं तो डेफिनेटली ये जो रिंग है ये क्या करेगी, ये प्योर रोलिंग में आ जाएगी बिना फ्रिक्शन के, ठीक है। यस, आगे हम लोग देखेंगे भी। कहने का मतलब जब मैं रिंग के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा F, ठीक है, रिंग का मास m ले लो, रेडियस r ले लो, तो रिंग क्या करेगी, प्योर रोलिंग में आएगी। इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0 लगेगा। इसी तरीके से मान लो कि मेरे को डिस्क के लिए पता करना है कि डिस्क में कहाँ फोर्स लगाऊं, सो डैट फॉर डिस्क निकाल लेते हैं। फॉर डिस्क, डिस्क के लिए क्या करें, डिस्क के लिए x इज इक्वल्स टू, ICO में जानता हूँ mr²/2, mr²/2 इंटू mr। तो डिस्क के लिए मेरे पास आ जाएगा r/2 पे आ जाएगा। यानी कि डिस्क में अगर r/2 डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगाऊंगा F, तो डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग में रोल करेगी विदाउट फ्रिक्शन। इसी तरीके से सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना चाहे तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी निकाल लें। यस बेटा, सॉलिड स्फीयर के लिए चाहो तो इस एक्सप्रेशन को याद कर सकते हो, नहीं तो निकालना तुम्हें आता है। कैसे अप्रोच करना है, इनिशियली अगर तुम्हें चेक करना हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, है ना, पता करनी है फ्रिक्शन की डायरेक्शन। यहाँ पे तो एक फोर्स दिया है, ऐसे सवाल भी देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें एक से ज़्यादा फोर्स लगे हुए नजर आएंगे बॉडी के ऊपर, और तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी। यस, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर क्या करोगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन 0 मान लोगे, ठीक है। मान लोगे ये स्मूथ सरफेस है, तो फिर उसके बाद क्या करोगे, जैसे मैंने इक्वेशंस लिखी, 2 इक्वेशन लिखोगे। स्मूथ सरफेस मानते हुए, फ्रिक्शन को 0 मानते हुए तुम इक्वेशंस निकालोगे। एसीएम निकाल लेना और अल्फा आर निकाल लेना। अल्फा आर बड़ा हुआ तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा, अल्फा आर छोटा हुआ तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें चेक करनी होगी। कुल मिलाकर तुम्हें बस स्मूथ सरफेस मानते हुए एफ के कारण जो एसीएम आया और अल्फा आर आया वो निकाल लेना, और जो अल्फा आर बड़ा हुआ तो फ्रिक्शन आगे की तरफ, अल्फा आर छोटा हुआ तो पीछे की तरफ। बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। जैसे अभी तो हम लोग एक फोर्स ले रहे हैं, एक से ज़्यादा भी फोर्सेस आएंगे तो भी हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे, लेकिन यूजुअली तुम्हें दिखेगा कि क्वेश्चंस में एक फोर्स ही लगा हुआ होता है। तो देखो सॉलिड स्फीयर के लिए कहाँ पे लगाए ताकि बिना फ्रिक्शन के ही बॉडी रोल करे, तो x बराबर सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², ठीक है। यस, नीचे आया mr², नीचे आया mr, तो mr² कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 2/5 r आ जाए, ठीक है। यस, इसी तरीके से हॉलो स्फीयर के लिए भी कर सकते हैं। हॉलो स्फीयर के लिए जो आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए यार आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2/3 r आ जाएगा, ठीक है। यस, आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे। सारी चीज़ें हमने निकाल लिया, ठीक है। वो पॉइंट निकाला जिसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी बिना फ्रिक्शन के रोल करेगी। यस, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यस, एक और क्वेश्चन देखें। हमें एक रिंग दे रखी है और रिंग के ऊपर फोर्स F लगा है, ठीक है। यस, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केलेशन, फ्रिक्शन, एंगुलर एस्केलेशन हमसे पूछा गया। हमें क्या कर रखा है, हमें F फोर्स रिंग के ऊपर यहाँ पे लगा रखा है और हमसे एस्केलरेशन का वैल्यू पूछा है, फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा है और एंगुलर एस्केलेशन का वैल्यू पूछा है। कैसे अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने का तरीका अगेन वही रहने वाला है।
और कुछ बच्चे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं पीछे वाले एक्सप्रेशन से कि सर रिंग के केस में x इज टू आर आया था और x इज टू आर आया था, यानी कि अगर हमने टॉप सरफेस में रिंग के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स के बिना ही बॉडी क्या करेगी, प्योर रोल करेगी। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी फोर्स कहाँ लगाया गया है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया गया, यानी बिना फ्रिक्शन के ही रोल करेगी। क्या इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो फ्रिक्शन कहीं पे भी मान लो एक बार के लिए, ठीक है, मान लेते हैं फ्रिक्शन हम लोग, बताओ कहाँ माने, आगे की तरफ माने, चलो आगे की तरफ माने। तुम लोग बोल रहे हो तो यार फ्रिक्शन आगे की तरफ मान लेता हूँ, ठीक है, यस, फ्रिक्शन आगे की तरफ मान लिया और एक्सेलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास का एसीएम भी आगे की तरफ मान रहा हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी? तुम बोलोगे बच्चे कि सर F प्लस स्मॉल f बराबर क्या हुई, मास ऑफ द रिंग इनटू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये फोर्सेस क्या कर रहे होंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा ये वाला फोर्स कैसे प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा अबाउट, देखो ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस हो गई, ये बॉडी को ऐसे घुमाएगा और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स बॉडी को ऐसे घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा, यानी दोनों के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसके कारण दिखाते हैं तुम्हें, देखो इसके कारण जो आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से, देखो इसके कारण ऐसे प्रोड्यूस हुआ और इसके कारण टॉर्क ऐसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल F के कारण जो टॉर्क हुआ वो बड़ा है, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आया अल्फा, ठीक है। मैंने किसको बड़ा माना, F के कारण जो टॉर्क आया उसको बड़ा माना और उसको ग्रेटर मानते हुए ही मैंने इक्वेशन लिखी। अगर F के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो बड़ा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि बॉडी भी ऐसे ही घूमेगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी यार। यस, तो लिखते हैं इक्वेशन, क्या दिक्कत है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, लिख देते हैं। ये मेरी एक्सिस रही, देखो F इंटू आर परपेंडिकुलर करना है, लिख देते हैं एफ आर। कैसे कि किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इस तरीके से हुआ, ठीक है। अच्छा इसके कारण, अब फ्रिक्शन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में है तो माइनस लगाओ, ठीक है, यस, माइनस इंटू फ्रिक्शन फोर्स इंटू इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं आर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर ले, यस, एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू आई का वैल्यू कितना, रिंग के लिए आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, यस हो सकता है, आर 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 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम आर अल्फा हो गया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें क्या, कर देते हैं यार ऐड। देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2f इज इक्वल्स टू MaCOM प्लस MR अल्फा, यस। फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से लगा है ताकि बॉडी क्या कर पाए, प्योर रूलिंग कर पाए। फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट किया है सो डैट बॉडी क्या कर पाए, प्योर रूलिंग कर पाए, ठीक है। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट यहाँ पे लग रहा है, उसका काम क्या है, बॉडी को प्योर रोलिंग करवाना। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा आर इक्वल्स टू क्या होगा, ACM होगा। और ये बात तो मैंने तुम्हें बताई भी थी कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन का काम क्या होगा, बॉडी को प्योर रोलिंग करवाना होगा। फ्रिक्शन जब तक, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन प्योर रोलिंग में बॉडी को हेल्प करेगा, ठीक है। लिख लेते हैं इक्वेशन, देखो अल्फा आर की जगह मैं ACM लिख देता हूँ, MaCOM प्लस MR की, अल्फा आर की वैल्यू ACM हो गई तो MaCM हो गई, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, MaCM आ गई, यस। अब यूजिंग 1 मैं देख पा रहा हूँ, यूजिंग 1
इस ये वैल्यू उसमें पुट कर दो, पुट करोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। यस, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 आ गया। अल्फ़ा का एस फ्रिक्शन 0 निकाल लिया। एस्केलरेशन मेरे पास यहाँ से आ ही गया है। एस्केलेशन और सेंटर ऑफ मास जो आया वो F/m आया। साथ के साथ और क्या निकालना है, एंगुलर एस्केलरेशन भी निकालना है। एंगुलर एस्केलेशन अल्फ़ा कितना आएगा, यस अल्फ़ा आर ACM बाय आर तो F/mr, तीनों चीज़ें आ गई। यस, लेकिन ये तो तुम्हें डायरेक्टली ही पता था कि फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, 0 लगने वाला है, तो तुम इस क्वेश्चन को बिना 2 मिनट में भी यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे यार, है ना। 2-3 सेकंड के अंदर ये आराम से सॉल्व हो जाता अगर तुम्हें ये पता होता कि फ्रिक्शन 0 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखें। हम सिर्फ इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ट्रांसलेटरी NLM वाली इक्वेशन लगाना सीख रहे हैं, साथ के साथ इस बॉडी के ऊपर टॉर्क की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बार बार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि केवल और केवल 2 इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्स हमने क्या लगाया है, 10 न्यूटन लगाया है, सॉलिड स्फीयर है ना। यस, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग व्हाट इज ए दिस 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 दिस। देखो क्या इस बॉडी, सबसे पहले तो इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ठीक है, आइडेंटिफाई करें। यस बेटा, मैं इसमें तुम्हें एक तरीका और सिखा सकता हूँ। देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं यहाँ से सिखा सकता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखो हमारे पास, देखो यहाँ से देखो, अगर मैंने x बराबर r लिया है ना, यहाँ पे लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0 आया। अल्फ़ा r और ACM क्या आ रहे थे, अल्फ़ा और ACM बराबर आ रहे थे रिंग के केस में, मैं बात कर रहा हूँ रिंग के केस में ना, ये रिंग है। इस केस में जब x बराबर r पर हम लोग फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन कितना लग रहा था, ड्यूरिंग द प्योर रोलिंग 0 लग रहा था, ठीक है। यस, डिस्क के केस में r/2 पे लगाऊंगा तब ऐसा होगा, है ना। यस, ये x वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, प्योर रोलिंग करेगी, विदाउट फ्रिक्शन करेगी। सॉलिड स्फीयर में 2/5r, यानी कि जो अगर मैं 2/5r डिस्टेंस ऊपर अगर फोर्स लगाता हूँ तो सॉलिड स्फीयर के केस में भी बॉडी विदाउट फ्रिक्शन प्योर रोलिंग करेगी। अच्छा, अगर मैंने इससे नीचे लगाया और ऊपर लगाया तब क्या होगा, तो देखो एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं लिखवाना भी भूल गया था, लिख लो इधर नोट, इधर एक लिखो, एक नोट इसमें लिखो। क्या नोट लिखेंगे, अगर मैंने इस पॉइंट से नीचे लगाया, जैसे कि मान लो कि इस पॉइंट से नीचे लगाया, if external force is applied, देखो if external force is applied below x, then friction will act in यस बेटा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, अगर मैंने इसके नीचे लगाया तो फिर क्या होगा, देखो अगर इस पॉइंट से नीचे लगाया तो मेरा टॉर्क कम हो जाएगा। देखो r परपेंडिकुलर कम हो गया, ये वो पॉइंट है जब अल्फा और r और ACM क्या है, बराबर हो जाते हैं। उस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो बिना फ्रिक्शन के ACM और अल्फा बराबर आए थे। अब अगर इससे भी नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा, टॉर्क जो है वो यहाँ से कम हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गई, टॉर्क इक्वल्स टू r अल्फा होता है। अगर मैंने x को कम किया तो इस फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। x कम कर रहा हूँ, x कम करते ही टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम होते ही अल्फा r कम हो गया, विल एक्ट इन, और अल्फा r कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई होगी बात, बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों, क्योंकि टॉर्क कम हो गया, अल्फा r कम हो गया, चाहो तो लिख लो अल्फा r कम हो जाएगा किससे, ACM से। और अगर ऊपर लगाए तो if F external is applied above x, then friction will act
फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यस। अगर तुम x से ऊपर लगाओगे तो r परपेंडिकुलर बढ़ जाएगी, तो टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा तो एसीएम कम रह जाएगा, अल्फा ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यस। अब सॉलिड स्फीयर में अगर 2/5 r से नीचे लगाऊंगा तो टॉर्क घट जाएगा, टॉर्क घट जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और 2/5 r से ऊपर लगाऊंगा तो फिर क्या होने वाला है, उस केस के अंदर फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यस, इस तरीके से हमें रिलेट करना है। नोट करें बेटा इसको, यस। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस से। देखो बेटा, अगेन क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। हमें इस बार सॉलिड स्फीयर दे रखा है और फोर्स जो है 10 न्यूटन लगा रखा है। ठीक है, यस, फोर्स 10 न्यूटन लगा रखा है, मास 2 kg है, रेडियस 1 मीटर है, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन के लिए पूछा गया है कि एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है ना, यस, विद डायरेक्शन पूछा गया है। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे को हो सकता है कि नहीं पता हो कि सब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो तुम अज्यूम कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे तो मैंने तुम्हें निकालना बताया, अभी बताया था कि अगर सॉलिड स्फीयर के केस में एक्स का वैल्यू कितना आया था, देखो एक्स का वैल्यू आया था हमारे पास, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो 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 देखो, ये देखो मेरा सॉलिड स्फीयर के केस में x इज इक्वल्स टू 2/5 r आया था। अगर उससे अबव x लगाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, बिलो x लगाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यस, इस केस में मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ फ्रिक्शन के डायरेक्शन। ठीक है, अगर x इज इक्वल्स टू 2/5 r पे लगाता तो फ्रिक्शन 0 लगता, अगर उससे ऊपर लगाया फोर्स तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, अगर x के नीचे लगाया तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ठीक है, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, है ना। अभी मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं पता है, मान लो अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता है, उस केस में भी तुम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाओगे, कोई इशू नहीं है, अपने आप फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तुम चाहो तो फ्रिक्शन को पीछे मान लो एक बार के लिए, कोई इशू नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे की तरफ है, फ्रिक्शन मान लो, मैं चला के मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, फ्रिक्शन मैंने पीछे की तरफ मान लिया। ठीक है, यस, अगर तुम्हें ये कंडीशंस नहीं भी पता है, उस कंडीशन में भी तुम किसी भी डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन मान लोगे तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तुम्हें अपने आप मालूम चल जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और तुम्हें मालूम चल जाएगा कि हमने जो डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, यस, तो इसलिए मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कहाँ लग रहा है, तो मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। हमें तो वो दो इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है, फ्रिक्शन हमने मान लिया पीछे की तरफ लग रहा है। इन फोर्सेस के कारण, नेट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ सेंटर ऑफ मास में, एसीएम। ठीक है बच्चे, लिख देते हैं इक्वेशन यार, F माइनस F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है एसीएम। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यस। फ्रिक्शन का वैल्यू पता है क्या, नहीं, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और फ्रिक्शन कौन सा वाला लगेगा, अगर बॉडी प्योर रोलिंग में तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर μn तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे दिमाग लगा देते ज़्यादा μmg लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। 10 माइनस F इक्वल्स टू 2 इंटू एसीएम, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन किसकी लिखनी है, सेकंड इक्वेशन टॉर्क की लिखनी है। देखो इसके कारण देखो फोर्स कितना आएगा, इसके कारण टॉर्क कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तुम बोलोगे r %, इसके कारण टॉर्क ऐसे आएगा और इसके कारण भी टॉर्क ऐसे आएगा। ठीक है, यस, दोनों के टॉर्क ऐड हो जाएंगे तो 10 इंटू आर प्लस एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा 2/5 m आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 इंटू अल्फा। ठीक है, यस, रेडियस कितना है 1 मीटर है तो 1 रख दो, 10 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 4/5 अल्फा। बॉडी किस में है, प्योर रूलिंग कंडीशन में है, तो A इक्वल्स टू ACM इक्वल्स टू अल्फा लिख सकता हूँ। ठीक है,
आर का वैल्यू 1 है तो ACM इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन में अल्फ़ा की जगह ACM लिख देता हूँ, ठीक है, यस, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर ले, कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो माइनस एफ प्लस एफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, 2 प्लस 0.8 इंटू ACOM हो गया। तो ACM तुम्हारे पास आ गया, बिल्कुल आ गया, कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 2.8 आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, यस, ये हमारे पास आ गया। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, इसको कर लो यार, 4 5 जा 20, 0 4 7 जा 20, 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के लिए यूजिंग 1 कर रहा हूँ, 1 कर देते हैं तो 10 माइनस एफ का वैल्यू निकालना है, 2 इंटू ACM 50/7। फ्रिक्शन का वैल्यू 100 माइनस 10 माइनस 100/7, ठीक है, यस, कितना आ रहा है ये, 70, डेट इज माइनस 30/7 मीटर, सॉरी न्यूटन में आएगा तो न्यूटन। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, यस बेटा। फ्रिक्शन का वैल्यू हमने निकाल लिया है, हम चाहे तो अल्फ़ा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यस, वो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, खुद से कर लेना बेटा, यस, ये मेरा नोट करें इसको। यस बच्चों, आई होप अब तुम्हें क्या करना आ गया है, तुम्हें फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया होगा, इक्वेशंस लिखना आ गई होगी, बस, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, देखो, एक ये क्वेश्चन है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का, जस्ट फॉर प्रैक्टिस तुम्हें दिया गया है। इसका आंसर्स मैं तुम्हें बता देता हूँ, आंसर्स वेट करो, आंसर्स इसके आ रहे हैं, फ्रिक्शन का साइज 7.5 न्यूटन आएगा और एस्केलेशन इसका 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, यस, एक बार करके देखना, अगर आंसर नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस मैंने दिए, एक सॉलिड स्फीयर का भी दिया, है ना, यस। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में भी तुम देख कर बता पा रहे हो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। पॉइंट एक्स कितना आया था हमारे पास सॉलिड स्फीयर के लिए, याद करो, 2/5r आया था, ठीक है, याद आ रहा है, यस। अगर x 2/5r आ रहा है उस कंडीशन में, यस, अगर x 2/5 आ रहा है, उससे ऊपर फोर्स लगाया गया, दिख भी रहा है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगने वाला है ना, यस। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख ही लिया, साथ के साथ हमसे एंगुलर एस्केलेशन ए पूछा गया, इक्वेशन लिखेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ए तुम्हारा इतना आना चाहिए, ठीक है, मास m दे रखा है, रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है। देखो एक और क्वेश्चन है, यस, ये क्वेश्चन और है हॉलो स्फीयर का, हाँ, यस, कर लेते हैं ये क्वेश्चन, हम लोग कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा देता हूँ, यस। अगेन अप्रोच वही रहने वाली है, फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए x का वैल्यू मैंने बताया था 2/3r बताया था, ठीक है, यस, 2/3r से ऊपर लग रहा है, यस, ये तो r पे लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगने वाला है, मान लेते हैं, कहीं पे भी मान लो, वैसे कोई इशू ही नहीं है, मैंने तुम्हें बताया कि फ्रिक्शन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मैं मान लेता हूँ फ्रिक्शन इस बार आगे लग रहा है। इक्वेशन लिख देते हैं फटाफट से, F प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू, इन फोर्सेस के कारण एक्सक्लेशन, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सक्लेशन आ गया ACM, तो मास इंटू ACM लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके कारण टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके कारण टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके कारण फ्रिक्शन के कारण टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कैसे प्रोड्यूस होगा, यस, इस एक्सिस के अबाउट, इसके कारण ऐसे और इसके कारण ऐसे। मैं मान रहा हूँ कि F के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो बड़ा है, यानी कि नेट एस्केलेशन बॉडी का इस डायरेक्शन में आया, तो इस डायरेक्शन में आया, इसका मतलब फोर्स F का जो टॉर्क हुआ वो बड़ा था फ्रिक्शन के टॉर्क से। मैंने इक्वेशन लिखी FR माइनस FR इज इक्वल्स टू I अल्फा। हॉलो स्फीयर का कितना होता है, इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से के अबाउट, यस, 2/3
एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्योंकि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट किया है सो डैट अल्फ़ा आर इक्वल्स टू ए सी एम हो जाए। तो ए सी एम को अल्फ़ा आर लिख देते हैं, सॉरी अल्फ़ा को ए सी एम बाय आर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। सॉल्व कर लेते हैं यार। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो आया, आर से आर भी कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो कैंसिल, ठीक है, आर 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 ये कैंसिल हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आ गया, फाइनली मेरे पास आ गया एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 2/3 एम ए सी ओ एम आ गया। आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। यस, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, ऐड कर देते हैं। 2f इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2f इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1 कितना हो गया 5/3 एम ए सी एम हो गया। तो ए सी एम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी फाइनली 6f/5m आ जाएगी। यस, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे आएगी, देखो अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, सॉरी फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। एफ मुझे पता है और एफ एम ये रहा 6f/5m, मास से मास कैंसिल हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू 6/5f माइनस एफ हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू मेरे पास आ गया f/5 आ गया, ये मेरे पास फ्रिक्शन आ गया। देखो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, और ये बात हमें पहले से पता भी थी, है ना। यस, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। यस, आगे चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। तुम्हें मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। F1 और F2 इसके ऊपर अप्लाई करने हैं सच दैट, है ना, इसके ऊपर F1 ऐसे लग रहा है और F2 इसके ऊपर यहाँ पे लगाया गया है टेंजेंशियली, ठीक है। ये कंप्लीट एक ही बॉडी है, ठीक है, एक ही बॉडी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास I है, ठीक है। यस, एक फोर्स लगाया गया है 2r रेडियस पे, एक फोर्स लगाया है नीचे की तरफ r रेडियस पे, ठीक है। हमें F1 और F2 की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करनी है सो डैट बिना फ्रिक्शन के ही ये बॉडी जो है ये प्योर रोलिंग करे इस रफ सरफेस के ऊपर। तो वो रेशियो जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले तो इसका एक्सप्रेशन मान लेना आगे की तरफ, अरे यार, इसका एक्सप्रेशन मान लेना आगे की तरफ, कितना मान लोगे ACM मान लेना, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो क्या लिखोगे इसकी, एक इक्वेशन लिखोगे सर F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स आगे की तरफ कितना लग रहा है F1 प्लस F2 लग रहा है, इक्वल्स टू क्या करेंगे मास ma न्यूटन सेकेंड और लगा दिया, ठीक है। यस, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड किसकी इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क की लिखेंगे। ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है, ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो ये कितना हो जाएगा F1 इंटू 2r माइनस अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है उसके, और नेट एस्केलेशन एंगुलर एस्केलेशन अपन ऐसे माना है F2r इज इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, है ना। यस, अल्फा को क्या लिख लेना ACM बाय R लिख लेना, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे पुट कर देंगे और F1 और F2 का वैल्यू अब फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। मैंने सॉल्व करवा दिया है, बस तुम्हें फाइंड आउट करना है।